सभी को हमारा नमस्कार। आज के लेक्चर वीडियो में हम एकाधिकार का अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस लेक्चर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और हमारे द्वारा बताई गई बातों को आप अपनी नोटबुक में केयरफुली डाउनलोड नोट भी करें, ताकि आपको ये पूरा लेक्चर जो है इजीली बिल्कुल समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे एकाधिकार के अर्थ के बारे में कि एकाधिकार क्या होता है। मीनिंग ऑफ मोनोपोली के बारे में बात करेंगे। तो मोनोपोली शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक शब्द है मोनो और दूसरा है पोली। ये दो शब्दों से मिलकर मोनोपोली बना हुआ है। यहाँ पर मोनो का अर्थ होता है एक अकेला और पोली का अर्थ होता है बेचने वाला या विक्रेता। तो इस तरह से मोनोपोली का अर्थ की बात करें हम, तो मोनोपोली का अर्थ होता है कि एक अकेला विक्रेता या एक एकाधिकारी। तो इस तरह से जब बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता हो तो उस स्थिति को एकाधिकार की स्थिति कही जाती है। आप इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि एकाधिकार जो है बाजार की उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे की सेवाएं हो सकती है, डीजल पेट्रोल हो सकता है, गैस हो सकते हैं। जब इन वस्तुओं या सेवाओं को कोई एक कंपनी प्रोवाइड करती है, कोई एक कंपनी इन सेवाओं को प्रदान करती है, तो वहाँ पर उस कंपनी के पास में एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जब वो कंपनी पूरे मार्केट में, या हम देश की बात करें तो पूरे देश में जब वह सिर्फ एक कंपनी हो, जैसे कि अगर हम रेलवे की सेवाओं के बारे में बात करें तो रेलवे की सेवाएं केवल रेलवे विभाग प्रोवाइड कराती है हमारे पूरे देश में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेलवे विभाग है वह एकाधिकारी फर्म है जो कि रेलवे की सेवाएं हमारे पूरे देश में प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह से उस रेलवे विभाग को, उस कंपनी को जो कि उस वस्तु की पूर्ति कर रही है, क्योंकि उस पूरे मार्केट में उस वस्तु की पूर्ति करने वाला केवल एक ही कंपनी है या एक ही विभाग है, तो इसलिए वह जो फर्म होगी वो कहलाएगी एकाधिकारी। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो एकाधिकारी होता है उसका, चूँकि वो मार्केट में एक अकेला होता है, इसलिए वह वस्तु की पूर्ति और कीमत इन दोनों पर कंट्रोलिंग रखता है। इन दोनों पर उसका पूरा कंट्रोलिंग होता है, पूरा नियंत्रण होता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि उन दोनों में से किसी एक को वह कंट्रोल करता है, लेकिन एकाधिकारी का पूर्ति पर, वस्तु की पूर्ति पर खासतौर से, या कीमत पर, इन दोनों पर वह नियंत्रण कर सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर सकता है। अभी हम आगे आपको जस्ट बताएंगे। तो इस तरह से एकाधिकारी बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और उस वस्तु के कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तुएं जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए उस एकाधिकारी का उस वस्तु पर कंट्रोलिंग होती है। तो इस तरह से अभी आपने समझा कि एकाधिकार क्या होता है। तो एकाधिकार जो है बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। यहाँ पर एकाधिकारी जो मार्केट होता है, मोनोपोली जो मार्केट होता है, इसमें फर्म और उद्योग ये दोनों ही एक ही होते हैं, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं उस फर्म का या उस उद्योग का। तो वहाँ पर फर्म और उद्योग ये दोनों ही एक ही कहलाते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने मोनोपोली के बारे में, एकाधिकार के बारे में परिभाषा दिया है कि विशुद्ध एकाधिकार का तात्पर्य फर्म का देश में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण से है। चैम्बरलिन ने कहा है कि एकाधिकार तब होगा जबकि उस फर्म का वस्तुएं या फिर सेवाएं उनकी पूर्ति पर
पूरा नियंत्रण हो तो उस स्थिति को एकाधिकार कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में कि एकाधिकार में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो एकाधिकार में सबसे पहली विशेषता ये होती है कि एकाधिकार जो बाजार होता है उसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। उस वस्तु पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है, एक फर्म का या एक उद्योग का उस वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है, क्योंकि उस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक अकेला विक्रेता है या एक उत्पादक है, हम एक भी कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एकाधिकार में उद्योग और फर्म ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि फर्म ही उद्योग कहलाती है। दोनों ही एक ही हैं। यानी जिस तरह से हम परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि फर्म और उद्योग ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एकाधिकारी मार्केट में फर्म और उद्योग ये दोनों एक ही हैं। जब हम फर्म के संतुलन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर उद्योग के संतुलन की भी हम बात कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक ही कहलाएंगी, चाहे हम फर्म की बात करें या उद्योग की बात करें। तो इस तरह से एकाधिकार मार्केट में, एकाधिकार बाजार में उद्योग और फर्म ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही होते हैं। नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है कि एकाधिकार में कोई नई फर्म प्रवेश नहीं हो सकती है, क्योंकि एकाधिकार जो है, जैसे कि अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि जैसे मान लीजिए गैस की सप्लाई या रेलवे की सप्लाई की जा रही है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर रेलवे विभाग जो है रेलवे की सेवाएं प्रदान कर रहा है तो उसकी जगह में कोई दूसरा कंपनी एकदम से आ जाए और उतना बड़ा मार्केट को वो डेवलप कर सके, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि दूसरी फर्म अगर आएगी तो जो पहली फर्म लगी हुई है उतना बड़ा, उससे बड़ा उसको मार्केट डेवलप करना होगा, तब वो उसमें एकाधिकार स्थापित कर पाएगी। इसलिए एकाधिकार में नई फर्म नहीं आती है, अर्थात नई फर्मों का इसमें कठोर रूप से प्रतिबंध होता है। नई फर्म एकाधिकार में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि एकाधिकारी जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है उन वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वह जीरो होती है, शून्य होती है। मांग की लोच जीरो होती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वस्तु की मांग ये इसको वस्तु की मांग जो है वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। वस्तु की कीमत से प्रभावित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कीमत कौन डिसाइड कर रहा है? एकाधिकारी। एकाधिकारी ही जब चाहेगा कि मुझे कितनी वस्तुओं को विक्रय करना है तो वह उस हिसाब से वस्तु की कीमत को तय कर सकता है। इसलिए एकाधिकारी मार्केट में वस्तु की मांग की लोच जो होती है वह जीरो होती है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि एकाधिकार में कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। यानी एकाधिकारी फर्म जिस वस्तु का उत्पादन कर रही है उस वस्तु का और कोई अन्य फर्म उत्पादन नहीं करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत का सिर्फ एक निर्धारक होता है, वही उस वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है और कोई जो फर्म है उस वस्तु की कीमत को निर्धारित नहीं करते हैं। तो एकाधिकारी जो है वो वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। वह चाहे तो जितनी वस्तु को बेचना चाहता है उस हिसाब से वह वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकता है। तो यहाँ पर एकाधिकार मार्केट में एकाधिकारी जो होता है वह मूल्य को निर्धारण करने वाला होता है, ना कि मूल्य को स्वीकार करने वाला होता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती हैं वह प्राइस टेकर होती हैं, कीमत को ग्रहण करने वाली होती हैं, लेकिन ऐसा एकाधिकार में नहीं होता है। एकाधिकार में फर्म जो है वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है। नेक्स्ट बात यह है कि एकाधिकारी वस्तु के मूल्य और उत्पादन की मात्रा यानी उसकी पूर्ति कहें हम उस वस्तु की, इन दोनों को वह एक साथ निर्धारित कर सकता है।
यदि वह चाहता है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एकाधिकारी होता है वह इन दोनों में से, यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, इन दोनों में से किसी एक को निर्धारित करता है। पावर तो उसके पास में दोनों को निर्धारित करने का है, कीमत को भी निर्धारित कर सकता है और वस्तु की पूर्ति को भी। लेकिन जनरली वह वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है और उस निर्धारित कीमत पर वह जितनी चाहे उतनी मात्रा को वह बेच सकता है, यानी उसकी जो उस वस्तु की जो सप्लाई है, पूर्ति है, उस पर वह पूरा कंट्रोल रखता है। तो इस तरह की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो कि एकाधिकार में पाई जाती हैं। लेकिन हम विशुद्ध एकाधिकारी की बात करें, प्योर मोनोपोली की बात करें, तो ये प्योर मोनोपोली जो है ये हमारे वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता है। हम अगर वास्तविक जगत की बात करें, व्यवहारिक जीवन की हम बात करें, तो उस व्यवहारिक जीवन में पूर्ण एकाधिकार तो नहीं, लेकिन सीमित एकाधिकार पाया जाता है। तो ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एकाधिकार उत्पन्न क्यों होता है, एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। तो एकाधिकार उत्पन्न होने के जनरली ये जो हमने इस स्क्रीन पर लिखा है, ये 6 कारण हैं। नंबर 1, पैमाने की बचतें। कुछ वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वह काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें कि कई सारी टेक्नोलॉजी लगती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी लग सकती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। तो इतना बड़ा जब उस वस्तु का उत्पादन होता है तो वहाँ पर जो छोटी फर्म है या छोटे उत्पादक हैं वह उस उत्पादन में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कोई बड़ा उत्पादक ऐसे उत्पादन कार्य को जारी रखता है, यानी बड़े पैमाने में उत्पादन करता है, तो उसको वहाँ पर पैमाने की बचतें प्राप्त होती है, जिसके कारण वह उस वस्तु पर एकाधिकार पा लेता है, यानी उस वस्तु की पूर्ति और कीमत पर वह एकाधिकार पा लेता है, एकाधिकार उसको उस वस्तु की पूर्ति पर प्राप्त हो जाता है। तो पहला कारण पैमाने की बचतें हैं। दूसरा कारण ये है कि कच्चे माल का केंद्रीकरण। जब कभी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को हम देखें, जब किसी व्यक्ति या कोई फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल प्राप्त हो जाता है और जो दूसरी फर्म है या दूसरे व्यक्ति हैं उनको कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को कच्चा माल प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को उस वस्तु की पूर्ति या उत्पादन करने में उसको एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से कच्चे माल का केंद्रीकरण होने पर भी एकाधिकार का जन्म होता है। नंबर 3, आयात निर्यात कर। जो टैरिफ पॉलिसी होती है वह भी एकाधिकार को कई बार जन्म देती है, एकाधिकार उत्पन्न कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कि जिस वस्तु का हमारे देश में आयात किया जा रहा है जिस वस्तु का उत्पादन हमारे देश में किया जा रहा है, उस वस्तु का एक सब्स्टिट्यूट गुड, यानी उसी तरह की वस्तु या उसके जैसी वस्तु विदेशों में भी, दूसरे देश में भी उत्पादन किया जा रहा है। तो हमारे देश की आयात निर्यात नीति ऐसी हो सकती है कि जो हमारे देश में जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस वस्तु की सप्लाई बढ़ाने के लिए या उसको संरक्षण देने के लिए सरकार उस पर टैक्स ना लगाए, लेकिन जो विदेशों से जो कि उसी तरह की वस्तु उत्पादित की जा रही विदेशों में भी, उन वस्तुओं के आयात पर वह प्रतिबंध लगाने के लिए उस पर टैक्स बढ़ा दें, कर बढ़ा दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में यानी स्वदेश में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उन वस्तुओं पर एकाधिकार उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि दूसरे देश में जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं वह वस्तुओं पर टैक्स लगने के कारण, आयात निर्यात कर लगने के कारण वो वस्तुएं हमारे देश में नहीं आ पाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उन वस्तुओं पर एकाधिकार उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 4, कानूनी संरक्षण। कुछ लोग या कुछ फर्में जो होती हैं
वो फर्में अपना एक ट्रेडमार्क ले लेती हैं सरकार से या पेटेंट राइट ले लेती हैं कि भाई हम जिन वस्तुओं को उत्पादन कर रहे हैं उसका एक ट्रेडमार्क है और इस वस्तु का उत्पादन अब कोई उद्योग या कोई फर्म नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला जो फर्म होता है या उद्योग होता है वह उस वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उस तरह की वस्तुओं का उत्पादन दूसरा फर्म या दूसरा उद्योग नहीं कर सकता है। तो इस तरह का कुछ कानूनी संरक्षण मिलने पर भी एकाधिकार उत्पन्न होता है। नंबर 5, व्यावसायिक सहयोग भी हो सकता है। व्यावसायिक सहयोग के कारण भी एकाधिकार उत्पन्न होते हैं। कई बार कई सारी फर्मों में कंपटीशन होता है, तो उन स्थिति को देखते हुए फर्म ये चाहती है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वो क्या कर लेती है, एक व्यावसायिक सहयोग बना लेती है, एक कॉम्बिनेशन बना लेती है कुछ फर्में मिलकर। तो वहाँ पर भी जब वो फर्में एक सही संगठन बना लेती है तो वहाँ पर भी उस वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 6, तीव्र प्रतियोगिता। जब कभी किसी वस्तु का मार्केट में हम देखें कि पता चला कि इस वस्तु का जो मार्केट है काफ़ी बढ़ रहा है, उस वस्तु की उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं वो बहुत सारी हो रही हैं, तो क्या करती हैं कि बहुत सारी फर्मों के बीच में वो फर्में अपनी वस्तु ज़्यादा विक्रय करने के लिए, अपने फर्म के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका ज़्यादा विक्रय करने के लिए वो क्या करती हैं कि बस कीमतों में कमी करने लगती हैं। तो उनके बीच में एक कंपटीशन पैदा हो जाता है और वो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पर जो फर्में हैं लॉस में जाने लगती है, जिसको गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। तो उस लॉस से भी बचने के लिए एकाधिकार का कई बार जन्म हो जाता है, यानी जब जो कंपटीशन है वह बहुत तीव्र बढ़ गया हो तो वहाँ पर भी एकाधिकार उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्में भी फिर कॉम्बिनेशन करती हैं। वो फर्में भी चाहती है कि अब हम तो लॉस में जा रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी फर्में मिलकर एक संगठन बना लें, एक सहयोग बना लें। तो फिर वो जो तीव्र प्रतियोगिता है वह कम हो जाएगी और सभी फर्में जो है एक कीमत पर उस वस्तु को बेचने लगेंगे, तो वहाँ पर फिर एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं एकाधिकारी के उद्देश्य के बारे में कि एकाधिकार का एक अंतिम उद्देश्य क्या होता है। तो एकाधिकार का जो अंतिम उद्देश्य होता है, हमने इसकी लिखा है अधिकतम लाभ कमाना। एकाधिकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी एकाधिकारी जब वस्तु का उत्पादन करता है तो उसका अंतिम उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। क्योंकि एकाधिकारी जो होता है, चूँकि उस मार्केट में उस वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है, इसलिए जब उसको यदि केवल सामान्य लाभ मिलता है तो वह उस सामान्य लाभ से संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास में तो उस वस्तु की पूर्ति की कंट्रोलिंग है, पूरा उसका नियंत्रण है। वह जितना चाहे उस वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकता है, जितनी चाहे उतनी मात्रा उसको बेच सकता है। इसलिए वह क्या चाहता है कि वह जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट उसको प्राप्त हो सके। यदि मान लीजिए कि एकाधिकारी, उसके पास में तो एकाधिकार की शक्ति उसको प्राप्त है, यदि वह वस्तु की कीमत को उस वस्तु की लागत से ज़्यादा रखता है तो उसको जो कुछ भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उसको कहा जाता है एकाधिकारी लाभ। मान लीजिए कि एक वस्तु का उत्पादन कोई फर्म करती है जिसकी लागत मान लीजिए उसकी 100 रुपये लागत है, ये 100 रुपये लागत है और वह उस वस्तु को 110 रुपये में बेचता है। तो इन दोनों का अंतर जो है वह कितना है, 10 रुपये है। ये 10 रुपये जो है उस एकाधिकारी का प्रॉफिट है। इसको वह प्रति इकाई यानी उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो पर यूनिट उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है, यानी प्रति इकाई
लाभ को वह अधिकतम करना चाहता है। तो ये एक जो एकाधिकारी होता है, ये उसका एक अंतिम उद्देश्य होता है। तो कई बार आपसे यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एकाधिकारी का जो अंतिम उद्देश्य है वह अधिकतम लाभ कमाना होता है। अब एक प्रश्न है कि क्या एकाधिकारी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा इन दोनों को एक साथ निश्चित कर सकता है? अर्थात एकाधिकारी जो है वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है, एक प्रश्न है। तो यहाँ पर हम बताएं आपको कि एकाधिकारी जो होता है वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति इन दोनों को नियंत्रित तो कर सकता है, लेकिन वह एक साथ इन दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तु का एकमात्र जो विक्रेता है, उत्पादक है, वो एकाधिकारी होता है उस मार्केट में। तो वह वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण तो कर सकता है, यानी उसको उस वस्तु की पूर्ति को कंट्रोलिंग तो कर सकता है, लेकिन वस्तु की मांग को वह कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको वह प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी वस्तु की पूर्ति को तो वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उस वस्तु की मांग को वह कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत इन दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर पाता है। वह किसी समय विशेष पर हम देखें तो वहाँ पर वह वस्तु कीमत को निश्चित करता है अथवा वस्तु की पूर्ति को निश्चित करेगा, यानी दो में से किसी एक को वह निश्चित करेगा। यदि वह वस्तु की कीमत को निश्चित करता है तो वस्तु की पूर्ति को स्वतंत्र छोड़ेगा, और वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करता है तो वस्तु की कीमत को स्वतंत्र छोड़ेगा। लेकिन वह चूँकि वस्तु की पूर्ति जो है बाजार की मांग पर डिपेंड करती है, तो वह क्या करता है कि हो सकता है कि उसने जितना टारगेट रखा है कि मुझे 100 वस्तु की 100 इकाइयों की मार्केट में पूर्ति करना है, लेकिन उतनी मार्केट में उस वस्तु की डिमांड नहीं है, तो उसकी पूर्ति की जो मात्रा निर्धारित उसने किया था वह तो गलत साबित हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है कि वस्तु की पूर्ति को स्वतंत्र छोड़ देता है और वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है। उस वस्तु की कीमत को जब वह निर्धारित कर लेता है तो उसके अनुसार फिर वह मांग की जो दशाएं हैं मार्केट में, उसके अनुसार उस वस्तु की वह पूर्ति करने में सफल हो जाता है। यानी वह ये देख लेता है कि इस कीमत पर इस वस्तु की मांग जो है वह, मान लीजिए कि जब वस्तु की कीमत मान लीजिए 5 रुपये है, उस 5 रुपये कीमत पर उस वस्तु की मांग मार्केट में कितनी हो रही है, तो उसके अनुसार फिर वह पूर्ति को निश्चित कर लेता है, पूर्ति को वह समायोजित कर लेता है। तो इस तरह से वह वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है और पूर्ति की मात्रा को स्वतंत्र छोड़ देता है। अब बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा इन दोनों को निश्चित तो कर सकता है वो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या एकाधिकारी जो है वह वस्तु की कीमत को निश्चित करना पसंद करेगा या फिर वस्तु की पूर्ति की मात्रा को। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जो एकाधिकारी है वह वस्तु की कीमत को निर्धारित करना ज़्यादा पसंद करेगा और पूर्ति मात्रा को ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। वह ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उस एकाधिकारी के द्वारा उस वस्तु की जितनी कीमत निर्धारित की जाती है, उस कीमत पर उस वस्तु की जितनी मांग हो मार्केट में, उसके अनुसार वह पूर्ति को आसानी से परिवर्तित कर सकता है। उसने जो कीमत निर्धारित किया है उसके अनुसार यदि उस वस्तु की मांग जो है मार्केट में बढ़ती है तो वह उस वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ा देगा। यदि उस वस्तु की मांग उस कीमत पर कम है तो वह पूर्ति को भी घटा देगा। इस तरह से वह लॉस में नहीं जाएगा। इसलिए वह क्या करता है कि वस्तु की कीमत को निर्धारित करना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि इस पे वह सेफ रहता है, उसका प्रॉफिट जो है वो सेफ रहता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे कि जो एकाधिकारी है वह वस्तु की कीमत निर्धारित करना ज़्यादा पसंद करता है, पूर्ति की मात्रा को निर्धारित करने के बजाय। अब क्या एक एकाधिकारी कीमत जो होती है वह सदैव ही जो प्रतियोगिता कीमत होती है उससे हमेशा ऊंची होती है। समझ चुके हैं कि जो एकाधिकारी होता है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, वस्तु का उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो स्वाभाविक है कि जो एकाधिकारी होता है वह प्रतियोगिता जो कीमत होती है उस कीमत से ज़्यादा कीमत अपनी वस्तु की निर्धारित करता है, क्योंकि वह ज़्यादा कीमत निर्धारित करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि अल्पकाल की जब स्थिति हो तो उस स्थिति में एकाधिकारी कीमत जो है प्रतियोगिता कीमत से कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर समय में हम देखें तो एकाधिकारी कीमत जो है प्रतियोगिता कीमत से ऊंची होती है। कई बार ये होता है कि उस फर्म की जो एकाधिकारी फर्म है या उद्योग है उसके द्वारा बड़ी मात्रा में उस वस्तु का उत्पादन किया गया हो, या ये हो सकता है कि उस वस्तु की मांग की लोच जो है वह लोचदार हो। ऐसी स्थिति में उस फर्म के द्वारा निर्धारित कीमत अर्थात एकाधिकारी कीमत जो है वह कम हो सकती है। किससे? प्रतियोगिता कीमत से, उससे कम हो सकती है। जो अभी हमने कंडीशन बताया, एक कंडीशन कौन सा बताया कि जिसमें उस फर्म के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वह काफ़ी बड़े पैमाने में किया जा रहा हो, तब एकाधिकारी कीमत प्रतियोगी कीमत से कम हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जब बाजार में उस वस्तु की मांग लोचदार अगर हो तो वहाँ पर भी एकाधिकारी कीमत प्रतियोगिता कीमत से कम हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर समय में हम देखें तो एकाधिकारी कीमत जो है वह प्रतियोगिता कीमत से हमेशा ऊंची होती है, क्योंकि एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य ही है कि वह अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि वह अपनी कीमत को ज़्यादा निर्धारित करेगा, तभी उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए वह अपनी कीमत को प्रतियोगिता कीमत से अधिक निर्धारित करता है। इस तरह से आज के लेक्चर वीडियो में आपने एकाधिकार के बारे में जाना, एकाधिकार की मीनिंग समझी, उसकी विशेषताओं को जाना और एकाधिकार क्यों उत्पन्न होता है ये आपने समझा। साथ ही आपने एकाधिकारी कीमत और प्रतिस्पर्धात्मक कीमत इन दोनों के बारे में भी समझा कि कौन सी ऊंची हो सकती है।